हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूजुअली जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा एम लक्ष्मीकांत को याद करते हैं। एम लक्ष्मीकांत में कुछ एक चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि जो भी अभी करंट अफेयर्स में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे वहाँ पर कम डिस्कस किए हुए हैं, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ते हो वहाँ पर आपको ये कम मिलेगा। तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर जाके ओनली आईएएस सर्च करके भी आप इसको देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हो। वैसे तो ये जो पूरा सेशन है, पूरी सीरीज़ है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस मतलब कि सीएसएम बैच का पार्ट है, बट स्टिल आप इसको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली पॉलिटी के लिए देख सकते। अगर आपको ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए तो आप बेशक video.onlyias.in पर आके इस सीएसएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Guys, welcome to Only IAS, and today our point of discussion will be Citizenship Amendment Act. इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको दो नोट देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो अगर आपने मेरी एनपीआर एनआरसी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, अदरवाइज उसके बिना आपको ये एक्ट समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इसके जो भी बेसिक्स हैं वो मैंने वहां पर डिस्कस कर दिए हैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं सीएए, एनपीआर, एनआरसी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी सिटीजनशिप के प्रोविजन थे वो मैंने वहां पर डिस्कस कर दिए हैं, बट फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो कॉन्टेक्स्ट तो आप सभी जानते हैं सीए पढ़ने का, कि 2019 में सरकार ने क्या किया था, सीए पास किया था। उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट द शाहीन बाग प्रोटेस्ट। और अभी रिसेंट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को ये इन्फॉर्म किया है कि भाई वी आर फॉर्मिंग द लॉस रिगार्डिंग सीएए, जो कि जुलाई तक तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को ये भी इन्फॉर्म किया कि एनआरसी के ऊपर अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है, बाद में सोच विचार करके बताएंगे। सो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने सीए को डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप, बट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट माई एनपीआर एनआरसी वीडियो। फाइन। तो आर्टिकल 11 ये बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना टाइम नहीं था कि हम सारे के सारे प्रोविजन बनाते, इसलिए हम ये जो पावर है सिटीजनशिप की वो पार्लियामेंट को दे रहे हैं कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से ये बता सकता है कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है या कौन कौन इंडिया का सिटीजन होता है, और अगर आपने कौन कौन सी गलती की जिससे हम आपकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है। अब इसी के तहत, इसी को ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। और इस एक्ट में पार्लियामेंट ने बताया कि भाई कौन कौन बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और साथ ही साथ किस तरीके से आपको सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। ये सब मैंने ऑलरेडी एनआरसी एनपीआर वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमें समझना है वो है इलीगल माइग्रेंट को लेकर। देखिए इस एक्ट में एक चीज और भी लिखी है कि कौन इलीगल माइग्रेंट होता है। तो ये एक्ट हमें ये बताता है कि वो बंदा जो कि बिना पासपोर्ट के इंडिया में आया है या बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट के इंडिया में आया है वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा अपने पासपोर्ट को लेके आया था, लेकिन उसके पासपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का रेसिडेंस लिखा था और वो 6 महीने से ऊपर लिख गया है, तो उसको भी हम इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। और जो भी इलीगल माइग्रेंट होता है उसको अंडर फॉरेन एक्ट 1946, फॉरेन रूल 1964 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत सजाएं दी जा सकती हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर किसी को भी इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो अब पूरा जो भी जिम्मेदारी है उसके ऊपर पड़ती है कि भैया आप प्रूव करके दिखाओ कि आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, आप इंडियन हो। ठीक है। तो ये दो प्रोविजन याद रखना। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाओ और थोड़ा पास्ट में जाओ, तो आप ये देखेंगे लगातार जब से हमारी सरकारें बनी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, आप कह सकते हो जो माइनॉरिटीज हैं बाकी कंट्रीज की, उनकी तरफ से हमेशा आह्वान आता रहता है इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई हमारे साथ परसिक्यूशन हो रहा है, आप कुछ एक्ट क्यों नहीं करते, आप उनके खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इन माइनॉरिटीज के लिए एनडीए 1 गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी इलीगल माइग्रेंट अभी रह रहे हैं और अगर वो एचएससी बीजेपी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो उनके खिलाफ हम कोई भी सख्त एक्शन नहीं लेंगे, मतलब हम उनके खिलाफ कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे। अब ये एचएससी बीजेपी क्या है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है सीए की कम्युनिटी को याद रखने की। आप देखेंगे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये हो गया बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड पारसी। तो 2015-16 में क्या किया गवर्नमेंट ने थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन
एक ऑर्डर पास किया, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इसकी पावर थी। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई अगर आप इन कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं और अगर आप इस डेट के पहले आए हैं तो हम आपके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं लेंगे, मतलब कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पहली बार इन माइनॉरिटीज के लिए काम किया, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये थी कि अभी भी इनको इलीगली माइग्रेंटी कहा जा रहा था। क्यों? बिकॉज या तो ये लोग भाग के आए थे अपने देश थे, या फिर दूसरी बात ये थी कि इन लोगों के पास जो भी पासपोर्ट थे दो वहां से छुप छपा के आए थे, लेकिन अब उनके जो पासपोर्ट की लिमिट है या जो भी वीजा की लिमिट है वो खत्म हो गई है। तो अभी भी ये लोग इलीगल माइग्रेंट ही क्रिएट किए जाएंगे, मतलब ट्रीट किए जाएंगे, दो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं दे रही। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इन्हें इलीगल माइग्रेंट ट्रीट ना किया जाए, इन्हें लीगल माइग्रेंट ट्रीट किया जाए, कि मतलब ये लोग कुछ मजबूरी से इंडिया में आए हैं। तो सिंपल सी बात है, ये पावर तो आपके पास नहीं है, ठीक है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, बिकॉज आपको यहाँ पर इस एक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट पहली बार 2016 में एक बिल लेके आती है जिसे कहा गया कैब, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इस बिल में कुछ प्रोविजंस थे, जो प्रोविजन आज के बिल में भी है, जिसको अभी हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं अभी कुछ टाइम बाद। बट ये बिल लैप्स कर गया बिकॉज गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में कोई भी मेजोरिटी नहीं थी। बट इसके बाद एनडीए 2 आ जाती है, और इस बार एनडीए 2 बड़ी सख्त थी, और उसने क्या किया, इस एक्ट को पास करवा दिया। और इस एक्ट के पास होने से जो भी हमारे बीजेपी और एचएससी कम्युनिटी थी उनको दो फायदे हुए। पहली बात तो इस एक्ट के थ्रू उनके जो इलीगल माइग्रेंट होने का टैग था वो हट गया, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे। और दूसरा ये कि अगर उन्हें सिटीजनशिप बनना है उसके नॉर्म्स भी रिलैक्स कर दिए गए। अब चलिए डिस्कस करते हैं कैसे हुआ ये। तो सबसे पहला प्रोविजन तो इस एक्ट में ये है कि अगर 6 कम्युनिटीज से बीजेपी एचएससी, शॉर्ट फॉर्म में रखना बीजेपी एचएससी, अगर आप इन 6 कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं और अगर आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो आप सभी को इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। और आप देखिए यहां पर एक कम्युनिटी का नाम मिसिंग है जिसे आप कह सकते हैं मुस्लिम, ठीक है। सो इन मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ये एक्ट का फायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ एक चीज और यहां पर जो नोट करने के लिए है, यहां पर गवर्नमेंट ने साफ साफ तरीके से बता दिया था कि जो प्रोविजन है, मतलब जो सीएए है, ये इनर लाइन परमिट वाले इलाके में नहीं लगेगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद 6 शेड्यूल वाला जो एरिया है इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन थी उस वीडियो में। तो इन दो एरियाज में सीएए के प्रोविजन नहीं लगेंगे, ठीक है। एक चीज और यहां पर लिखी थी कि भाई जो भी इस कैटेगरी के अंदर लीगल माइग्रेंट आएंगे उन सभी को सिटीजनशिप 5 सालों के अंदर दे दी जाएगी। मतलब देखिए एक प्रोसेस होती है नेचुरलाइजेशन, ये हर कंट्री में होती है, खासतौर पे इसे अमेरिका में देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी अमेरिका में उनका कुछ टाइम बाउंड रहते हैं कि अगर 7 साल 8 साल 10 साल 11 साल रह लिए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अमेरिका में अप्लाई कर सकते हैं कि भैया मुझे सिटीजनशिप डिक्लेयर कर दिया। सेम प्रोविजन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और यहां पर हमारा प्रोविजन ये है कि अगर आप इंडिया में 11 साल तक रह लेते हैं उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट में कि भैया मुझे इंडिया का सिटीजनशिप बनना है। अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ यार सही है तो वो आपको सिटीजन बना देगी। तो ये सब लोगों के लिए प्रोविजन 11 साल है, लेकिन इन कम्युनिटी के लिए मतलब हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो कि इन 3 देश से आए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं और अगर वो लोग 6 शेड्यूल एरिया में नहीं है, इनर लाइन परमिट एरिया में नहीं है, तो उनके लिए जो 11 साल का प्रोविजन था उसे घटा के 5 साल के लिए कर दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं है। सिंपल सी बात है, उनको गुस्सा तो जरूर आना था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ तथ्य दिए कि भैया हमने क्यों मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं किया या उनको क्यों इंक्लूड हमने नहीं किया। तो इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी को क्यों इंक्लूड किया और मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड क्यों नहीं किया। उसका रीजन था नेहरू लियाकत पैक्ट। देखिए आप सभी जानते हो उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी 1950 में, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत अली खान। तो उनके बीच में एक पैक्ट होता है, इसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उस पैक्ट में ये लिखा था कि भाई जो भी माइनॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कौन होंगे, हमारे एचएससी बीजेपी मतलब हिंदू, सिख, क्रिश्चियन ये लोग, और इंडिया माइनॉरिटी कौन होंगे, मेनली मुस्लिम्स, ठीक है, बाकी भी माइनॉरिटी है बट मेनली मुस्लिम यहाँ पर माइनॉरिटी होगी। तो इस एक्ट में ये पास हुआ था कि आप सभी जानते हैं बंटवारे के दौरान बहुत सारे फोर्सफुल कन्वर्जन करवाए गए, माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को लूट लिया गया, उनके खिलाफ रेप हुए, बहुत सारी चीजें हुई, वुमेन को उठा के ले जाया गया। तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए दोनों देश अपने अपने देश में क्या करेंगे, एक कानून पास करेंगे और अपने यहाँ की माइनॉरिटी को बचाएंगे।
अब ये काम इंडिया ने बहुत अच्छे से किया, लेकिन यही काम पाकिस्तान ने अच्छे से नहीं किया, और इवन बांग्लादेश ने भी अच्छे से नहीं किया। और तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप देखेंगे 1951 में बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन 23.20% हुआ करती थी, लेकिन यही आंकड़ा आज 2011 में घट के कितना हो गया है, 9.6%। तो अल्टीमेटली इनके साथ प्रोसिक्यूशन तो हुआ है। तो बस गवर्नमेंट इनको क्या करना चाहती है, एक जस्टिसेबल राइट देना चाहती है कि भाई आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो और हम आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी ये भी आता है कि क्यों सिर्फ हिंदू कम्युनिटी और ये बाकी कम्युनिटी को रखा जा रहा है। बिकॉज अगर आप देखें, दो बुद्धिस्ट को छोड़ दिया जाए, अगर आप हिंदू की बात करें, हिंदू को मेनली एक्सेप्ट किया जा रहा है। उसका मेन रीजन ये दे रही है सरकार, देखिए मेरा रीजन नहीं, सरकार का रीजन है कि कोई भी हिंदू देश नहीं है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है जो मतलब जहां पर मेजोरिटी में हिंदू है। तो इंडिया है सेक्युलर कंट्री, तो यहाँ पर मेजोरिटी में हिंदूज है, तो ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया इनके लिए कुछ करे, ठीक है। तो इसलिए तो गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट कर रही है। और दूसरा रीजन ये है कि मुस्लिम को ना एक्सेप्ट करने का गवर्नमेंट का रीजन है कि भाई ऑलरेडी आजू बाजू की कंट्रीज, देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल ये नहीं बोला, लेकिन काफी मिनिस्टर की स्टेटमेंट आप ये समझ सकते हैं कि जो आजू बाजू की कंट्रीज हैं, या आप इवन ये हमारे जो गल्फ कंट्री हैं जो अपने आप को बड़ा मुस्लिम का प्रोटेक्टर बनाते हैं, वो लोग क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर ले जाते, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट के कुछ रीजन थे जो कि कुछ हद तक सही भी हैं और कुछ हद तक थोड़े से डिस्क्रिमिनेटरी भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमारे यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और उसमें से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता दिया कि भैया ये जो इन कम्युनिटी के लोग हैं और इन तीनों देशों से आ रहे हैं तो उनका वहां पर प्रोसिक्यूशन हुआ है, इसलिए आ रहे हैं वहां पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर वापस आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनको हम लीगल माइग्रेंट कैटेगराइज करना चाहते हैं, और अगर हम इस एक्ट को पास कर देते हैं तो हम इलीगल और लीगल माइग्रेंट को अलग से समझ पाएंगे, और जो भी इलीगल माइग्रेंट होंगे उनको डिपोर्ट कर देंगे, जो लीगल होंगे उनको सिटीजनशिप दे देंगे इंडिया में, वो लोग भी खुश और जो इलीगल हैं वो भी खुश, ठीक है। मतलब वो तो खुश नहीं होंगे बट फिर भी हम खुश हो जाएंगे, फाइन। तो ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से फेवर दी, मतलब स्टेटमेंट दी इस एक्ट के फेवर में, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारी क्या है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पे भी है। हम समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात तो फियर ऑफ माइनॉरिटी। देखो फियर ऑफ माइनॉरिटी को मैं हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं उनके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। दीज व्यूज आर नॉट पर्सनल, दीज व्यूज आर हिंदुइस्टिक, मतलब नॉट हिंदू रिलीजन बट द हिंदू न्यूज़पेपर। देखिए क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट सबसे पहली बात तो क्या करने की कोशिश करेगी, एनपीआर करने की कोशिश करेगी। ये ऑलरेडी मैं आसाम वाली वीडियो जो थी एनपीआर एनआरसी वीडियो वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले एनपीआर करेगी। और एनपीआर क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं, मतलब जो 6 महीने से ज्यादा रह चुके हैं या रहने की आशंकाएं हैं, तो उन सबको गवर्नमेंट क्या करेगी, रजिस्टर करेगी, ठीक है। मतलब आलिया भट्ट को भी रजिस्टर करेगी, बिकॉज आलिया भट्ट बिलोंग टू यूके, लेकिन वो 6 महीने से ऊपर रहती है इंडिया में, तो अल्टीमेटली वो भी रजिस्टर होगी। अब इसके बाद क्या करेगी, पूरी एक लिस्ट बन जाएगी जो भी रेसिडेंट है, रेसिडेंट समझते हो ना, रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके पास ऐसा जरूरी नहीं कि सिटीजनशिप हो या ना हो। जैसे आलिया भट्ट वो यूके की सिटीजन है लेकिन इंडिया में रहती है, तो वो रेसिडेंट कहलाएगी। तो क्या हुआ, एनआरपी बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद हमारे जो राइटर्स उनका ये कहना है कि अब गवर्नमेंट यहीं पर एनआरसी को इंप्लीमेंट करेगी, मतलब यहां पर बोलेगी जितने भी लोग एनपीआर में रजिस्टर्ड है, मतलब ऑलमोस्ट 100% ऑफ इंडिया वुड बी रजिस्टर्ड, तो उनसे बोलेगी कि भैया आप सभी लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं सिटीजन होने के, वो सब क्या करो, जमा कर दो कलेक्टेड में या जहां भी करना हो वहां पर कर दो, ठीक है। उसके बाद जो लोग डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाएंगे उनको हम कह देंगे कि भैया वो लोग इलीगल माइग्रेंट है, और जिनके पास डॉक्यूमेंट हो गए उन्हें हम कह देंगे लोग सिटीजन है इंडिया के। अब देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, माइनॉरिटी का फियर क्या है। देखो अब आप ध्यान समझने की कोशिश करो कि हो सकता है ये इलीगल माइग्रेंट में बहुत सारे हिंदूज भी आएंगे और बहुत सारे मुस्लिम भी आएंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट 2014 से पहले आए हैं उनको गवर्नमेंट 5 साल के अंदर सिटीजनशिप दे देगी। अब मान लीजिए भले आप 1980 में आए हैं लेकिन 2014 के पहले तो है ना ये, तो अल्टीमेटली आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन मुस्लिम को यहां पर नहीं रखा गया है इस एक्ट में, जिसके तहत क्या होगा कि मुस्लिम को कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली ये इनका फियर है, मेन फियर है कि भैया उन्हें इस कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू हटा दिया जाएगा इंडिया की सिटीजनशिप से। इसलिए आपने देखा शाहीन बाग और जो सब प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये हो गया पहला फियर ऑफ माइनॉरिटी। अब दूसरा आर्गुमेंट ये है इस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कि भाई आप किस तरीके से कंट्री को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा आप बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन सिर्फ अफगानिस्तान या बांग्लादेश पाकिस्तान होता है, म्यांमार और हमारे श्रीलंका में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। अगर आप देखो श्रीलंका में तो कितना ज्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ, हमारे जो तामिल भाई हैं, तामिल इलम भाई हैं, उनका इतना प्रोसिक्यूशन हुआ, आप उनके खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। वही म्यांमार में रोहिंग्या का इतना प्रोसिक्यूशन हुआ, आप उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप किस तरीके से कंट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कैटेगराइज करेंगे ना कंट्री को, तो आपको जो रिलेशन है
वो बाकी देशों से क्या करेंगे, बिगड़ जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बांग्लादेश के दौर पे कि जो बांग्लादेश है हमारा, उसने क्या किया था, उसने कुछ विजिट्स थी उनको क्या किया था, कैंसिल कर दिया था। क्यों? बिकॉज बांग्लादेश को ऐसा लग रहा था कि ये जो लॉज हैं वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जा रहे हैं, बांग्लादेश के प्राइड के खिलाफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली बांग्लादेश ये विजिट कैंसिल करी थी। उसी तौर पे आपको याद होगा कि समिट होने वाली थी इंडिया की और जापान की, और वो समिट को जापान ने कैंसिल कर दिया था। क्यों? बिकॉज जापान जो था हमारा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा था, वो नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट कर रहा था, और इस CAA NRC के खिलाफ बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जापान ने गुस्सा होकर इस विजिट को कैंसिल कर दिया। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें, अगर आप इस तरीके से कंट्रीज को क्लासीफाई करेंगे ना, तो अल्टीमेटली आपके जो बायलैटरल रिलेशन है बहुत सारी कंट्रीज से बिगड़ जाएंगे। अगर आप देखें, बांग्लादेश इज अ मेजर पिलर इन आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके कुछ डिप्लोमेटिक रीजन भी है और कुछ रियल रीजन भी है। फिर दूसरा ये आता है कि आपने भैया कैसे डेट डिसाइड कर ली, मतलब क्या आपको मन आया कि भाई 31 दिसंबर 2014 मतलब आखिरी दिन है तो उसको डिक्लेयर कर दें, या कुछ रीजन तो दो, कुछ रीजन ही नहीं दिया। और ऊपर दूसरी बात ये कि ये जो एक्ट है ना, ये आसाम अकॉर्ड के कहीं जा रहा है। जैसे आसाम अकॉर्ड में लिखा है कि भाई जो भी 1971 से पहले मतलब जो 1971 तक आए हैं उनको बस आसाम में सिटीजनशिप माना, मतलब सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद के सबके सब इलीगल माइग्रेंट हैं, लेकिन आपने इस डेट को बढ़ा के 2014 कर दिए, ये तो आसाम अकॉर्ड का उल्लंघन है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप देखिए आपके जो भी यूएस से या वेस्ट से जो भी रिलेशन डेवलप हुए हैं, और आप जानते हैं वहां से आपको बहुत सारी फंडिंग मिलती है, तो वो सब इसलिए डेवलप हुए हैं बिकॉज नेहरू जी ने पूरे वर्ल्ड में दिखाया कि इंडिया जो है एक रिलीजियस मतलब एक सेक्युलर कंट्री है और डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। और अगर आप ये सब जो एक्ट कर रहे हैं ना कि कुछ कम्युनिटी को रिमूव कर रहे हैं, तो एक्चुअली में दिखा रहा है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है, और एक आप सेक्युलर कंट्री नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके जो रिलेशन उनसे वो भी बिगड़ सकते हैं। और अंत में कि भाई आपने बोला कि हम जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं उनको हम एक अच्छा राइट देना चाहते हैं, उनको एक जस्टिफाइड लाइफ देना चाहते हैं। भैया अगर वो लोग परसिक्यूटेड है तो आपने एक्ट में साफ साफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटी मेंशन क्यों नहीं किया? आपने क्यों लिखा सिर्फ माइनॉरिटी? ठीक है, अगर आप सिर्फ माइनॉरिटी लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं, मतलब पॉलिटिकल माइनॉरिटी भी, जिसपे हो सकता है कौन आ जाए, हमारे अहमदिया लोग आ जाए जिनके खिलाफ पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन देखने को मिलता है, ज्यूज लोग आ जाए, तो आप उनको क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे यार? एक तो पहली बात यह है कि आप माइनॉरिटी क्लियर करो, किस टाइप की माइनॉरिटी को आप देना चाहते हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी या पॉलिटिकल माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी, तो इस चीज को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है। तो अंततः हम क्या कहना चाहेंगे? अंततः हम बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि भैया इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इंडिया में राइट टू लाइफ को हमेशा आगे बढ़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाया है, और इन सब आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि हमारी जो माइनॉरिटी है उनके दिमाग में जो भी ये फियर डेवलप होगा, जो मैंने आपको बताया हिंदू आर्टिकल के थ्रू, उसको रिमूव करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ इस एक्ट को बहुत ही इंक्लूसिव बनाए, मतलब और जो कम्युनिटीज बची हुई उनको भी इंक्लूड करें। और अंततः जो भी रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल लॉ पास करे और उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, अगर गवर्नमेंट इतना ही रिफ्यूजी के बारे में सोच रही है, माइग्रेंट के बारे में सोच रही है, और साथ ही साथ अगर उनको कोई और भी प्रॉब्लम हो अपने देश में जाने में, फॉर एग्जाम्पल जैसे रोहिंग्या को है, तो यहाँ पर उनके लिए एक परमानेंट असाइलम भी स्टैब्लिश किया जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो इन शॉर्ट व्हाट वी हैव डिस्कस, फिर हमने ये देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने देखे, उसके बाद हमने इलीगल माइग्रेंट के ऊपर डिस्कस किया, फिर जो भी CA के प्रोविजन थे उसको डिस्कस किया, आर्गुमेंट इन फेवर, डिसफेवर, और अंत में कंक्लूजन को डिस्कस करते हुए हमने इस वीडियो को खत्म किया। अब लास्ट में फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, NPR NRC वाली वीडियो देख लेना भाई, अदरवाइज बोलोगे कि ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, एंड में जय हिंद।